म सुशीला कार्की नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपालको सर्वोच्च सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालीमा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी अन्तरिक्ष पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। बधाई छ धेरै शुभकामना। साथियों, आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में एक और बात विशेष रही है जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता। सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की इंटरिम प्रधानमंत्री। कोर्टरूम से देश के सबसे ऊंचे राजनीतिक पद तक का सफर। न्यू दिल्ली, काठमांडू, नेपाल एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। अपनी टर्बुलेंट लोकतांत्रिक यात्रा में पहली बार देश एक पूर्व न्यायाधीश को, न कि करियर पॉलिटिशियन को, सरकार के मुखिया के रूप में देखने जा रहा है। 73 वर्ष की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, जो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं, आज रात राष्ट्रीय इंटरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह काठमांडू के राष्ट्रपति निवास शीतल निवास में होगा। शपथ के तुरंत बाद कार्की अपने इंटरिम मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाएंगी, जिसमें ये तय होगा कि नई सरकार का प्रथम कदम लोगों की भयंकर प्रदर्शनों के प्रति क्या होगा, जिनसे पूरा देश हिला हुआ है। संकट में हुआ समझौता। काठमांडू के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक ये कदम मजबूरी में उठाया गया है।
कई दिनों तक चले प्रदर्शन जो ज्यादातर नौजवान नेपालियों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक असफलता के खिलाफ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की इस्तीफा देने की मांग को मजबूत किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रदर्शन नेताओं और नेपाली सेना के चीफ जनरल अशोक राज सिग्डल के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की। आखिरकार सभी ने एक राय बनाई, एक ईमानदार और नॉन पार्टीशन व्यक्ति को इंटरिम पीएम बनाना। यहाँ सुशीला कार्की का नाम सामने आया। ये घटना बांग्लादेश के पिछले साल के घटनाओं से तुलना की जा रही है, जो नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस को भी विरोध के बाद इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व करना पड़ा था। चीफ जस्टिस से राष्ट्रीय नेता तक सुशीला कार्की राजनीति की नहीं बल्कि न्यायालय की पहचान है। जुलाई 2016 से जून 2017 तक के छोटे टेन्योर में उन्होंने नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाया। कोर्टरूम के फैसले अक्सर बोल्ड और कंट्रोवर्शियल रहे, जिसे उनके दुश्मन भी बने, लेकिन आम नागरिकों को का सम्मान भी मिला। इसी वजह से प्रदर्शनकारी उनका नाम इंटरिम पीएम के रूप में मांग रहे थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 1952 में पूर्वी नेपाल के एक कृषि परिवार में जन्मी कार्की 7 बच्चों में सबसे बड़ी थी। उनका परिवार नेपाल के पहले लोकतांत्रिक पीएम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला से जुड़ा था। उन्होंने 1972 में महेंद्र मोरंग कैंपस से ग्रेजुएशन किया। 1975 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। फिर 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू से एलएलबी की डिग्री ली। उन्होंने धारण के महेंद्र मंडिपल कैंपस में कुछ समय तक शिक्षण भी किया, लेकिन जल्द ही बिरतनगर में वकील बन गई और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। न्यायिक सफर और राजनीतिक तूफान। 2009 में उन्हें टेम्पररी सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया और 2010 में परमानेंट जज। 2016 तक उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। उन्होंने करप्शन के खिलाफ कठोर कदम उठाए। एक बड़े केस में उन्होंने मंत्री जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता को दोषी ठहराया। 2017 में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था, लेकिन ये उनके पक्ष में ही गया। न्यायिक स्वतंत्रता के लिए प्रोटेस्ट हुआ और मोशन वापस ले लिया गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली। इंडिया कनेक्शन और हाईजैकिंग किस्सा। वाराणसी के बीएचयू में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जो बाद में उनके पति बने। सुवेदी 1973 के एक बड़े राजनीतिक हाईजैक केस से जुड़े थे, जिनमें नेपाल एयरलाइंस का जहाज 4 मिलियन रुपीस ले जा रहा था और उसे बिहार डाइवर्ट कर दिया गया। ये पैसा नेपाली कांग्रेस के संघर्ष में इस्तेमाल हुआ था। प्रदर्शन जिसने सब बदल दिया। इस हफ्ते में ही 51 लोगों की मौत हो गई और 1300 से ज्यादा घायल हुए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। ये प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब ओली गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन कर दिया था। जब तक बैन हटाया तब तक गुस्सा और भड़क चुका था। जनता ने करप्शन के खिलाफ जवाब और मांगे रखी। अंत में ओली को रिजाइन करना पड़ा और कार्की का नाम इंटरिम पीएम के रूप में चुना गया। काठमांडू में अब स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होती दिख रही है। दुकानें खुल गई हैं, सेना ने अपना प्रत्याहार शुरू कर दिया है और पुलिस अब बंदूकों की जगह डंडे लेकर तैनात है। एक देश बदलाव के मोड़ पर। सुशीला कार्की की अपॉइंटमेंट की उम्मीद और एक जोखिम दोनों है। राजनीतिक में अनुभव न होने के बावजूद उनकी ईमानदारी उन्हें क्रेडिबिलिटी देती है। नेपाल जो हमेशा राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा है, अब देख रहा है कि क्या कार्की अपने जुडिशियल इंटीग्रिटी को पॉलिटिकल लीडरशिप में बदल पाएगी। देश का निकट भविष्य इसी पर निर्भर करेगा। Thank you for watching Newsful by Yashika. Keep supporting us.